कर देता हूँ एक। तो आज हम सर वो लोग रिकॉर्डिंग नहीं। ब्लड के विषय में, ठीक है, जूम मिनट 40 मिनट्स का ही हो गया क्या? हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं ब्लड के विषय में कि ब्लड जो है वो कितना महत्वपूर्ण है और हमारे शरीर में खास करके इसका क्या उपयोग है। तो रक्त जो है वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब इसकी सबसे खास बात, पॉइंट नंबर 1 लिखिए आप, ब्लड जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का बेहतरीन उदाहरण है ब्लड। कनेक्टिव टिश्यू का क्या मतलब? अब पहले टिश्यू का क्या मतलब। टिश्यू जो है बेसिकली 4 प्रकार का होता है। एक होता है मस्कुलर टिश्यू होता है, एक नर्वस टिश्यू होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। 3 ये महत्वपूर्ण हो गए आपके, जो सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। नर्वस जो होता है वो जिसमें आपका पूरा तंत्रिका तंत्र इत्यादि आ जाता है। और एक जो मस्कुलर टिश्यूज हो गया जिसके तहत आपकी पूरी मांसपेशियां आ जाती हैं। एक होता है कनेक्टिव टिश्यू और एक होता है इपिथेलियल, उपकला ऊतक। इपिथेलियल का मतलब हो गया जो आपके समस्त शरीर की संरचना को सपोर्ट करता है ऊपर से और अंदर से, जैसे तालू हो गया, नीचे से और बाहर की तरफ से स्किन। और मस्कुलर टिश्यू जिसमें मांसपेशियां बनती हैं, 3 प्रकार की मांसपेशियां होती हैं। सबसे पहली जो होती है जो एक सबसे अलग प्रकार की, जिसको कार्डियक मसल्स बोला जाता है। ऐच्छिक पेशी यानी वॉलेंट्री, दूसरी अनैच्छिक पेशी यानी इनवॉलेंट्री, और तीसरी कार्डियक मसल्स। तो ये 3 प्रकार का मस्कुलर टिश्यू हो गया। इसी प्रकार कनेक्टिव टिश्यू होता है जो संयोजन से संबंधित होता है, और इन्हीं संयोजन का एक बेहतरीन उदाहरण है ब्लड। अब एक और बड़ी बात है, लिक्विड के फॉर्मेट में अकेला ये टिश्यू है, यानी कि ब्लड अकेला ऐसा टिश्यू है जो लिक्विड के स्वरूप में होता है। ठीक है, इसके अलावा बाकी जितने भी ऊतक होते हैं वो सब के सब हार्ड यानी कि ठोस होते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू का एक और उदाहरण आप सुनेंगे तो आश्चर्य में आएंगे कि जैसे ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है यानी कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक इसी प्रकार हड्डी भी एक संयोजी ऊतक ही है। आप सोचिए कितना डिफरेंस है, एक लिक्विड है और एक हार्ड सॉलिड है। तो हड्डी जो है वो क्या है, वो भी कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण है, और वो जो ब्लड है वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण है। अब एक और बात है, ब्लड जो है वो बेसिकली 2-3 विषय वस्तुओं से मिलके बनता है, जिसमें आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है। आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी की एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा आता रहा है, वो ये है कि कौन सी ऐसी कोशिका है मानव शरीर में जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस रहित। हाँ, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न और कई किताबों में देखा गया है, कई प्रश्नों में, मतलब कई परीक्षाओं में ये प्रश्न देखा गया है, कौन सी कोशिका है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। और न्यूक्लियस यदि होता, कल्पना कीजिए इसमें न्यूक्लियस होता तो क्या होता। अगर सपोज कीजिए कि आपके ब्लड के अंदर न्यूक्लियस होता तो क्या होता। भाई कोशिका का एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है, यानी कोशिका में न्यूक्लियस का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, जानते हैं क्या? बार बार कोशिका के डिवीजन में, यानी कोशिका का जो विभाजित होना है वो न्यूक्लियस पे ही निर्भर करता है, केंद्रक पे। केंद्रक जिस कोशिका में होता है वो कोशिका के विभाजन में यानी उसके बंटवारे में सहायता करता है। अच्छा, कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है वो भी आपको लिख लेना चाहिए। कोशिका विभाजन 2 प्रकार का, माइटोसिस एंड मियोसिस, 2 महत्वपूर्ण प्रकार माने जाते हैं, माइटोसिस डिवीजन एंड मियोसिस। कोशिका विभाजन 2 प्रकार का। ठीक है, अगर आरबीसीज के अंदर ये कोशिका ये होता न्यूक्लियस, तो उसका बहुत डिवीजन होता, और ये डिवीजन इतना ज्यादा होता कि शरीर में, अगली पॉइंट आपको लिखना होगा कि मानव शरीर में लगभग 7% खून होता है। आपके भार का 7% खून होता है, 7%। ये आरबीसी नहीं, सब मिला के, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब मिला। अब यही अगर न्यूक्लियस होता ना तो ये 7% नहीं रह जाता, ये बार बार वेरी करता, कभी ये बढ़ के 12 भी हो जाता और कभी घट के ये 5 भी हो जाता।
अगर न्यूक्लियस होता तो लगातार उसमें विभाजन होता तो भक्षण भी होता, लिहाजा आगे पीछे वैरी ये करता रहता। अब अगली लाइन आपको लिखना है, ब्लड का पीएच होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन जो है ब्लड का, ब्लड अम्लीय है कि क्षारीय है ना, कि लवण है, ये क्या है, कैसे डिसाइड होता है, वो पीएच से। तो ब्लड जो है वो एक क्षारीय द्रव होता है, ठीक है, क्षार होता है। कितना होता है इसका पीएच? 7.3 से लेके 7.5 तक, एवरेज निकालेंगे तो 7.4 आएगा। तो 7.3 से 7.5 तक इसका पीएच होता है। यदि लीटर में बात की जाए तो एक वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर के आसपास रक्त होता है, 5 to 6 लीटर। और वही महिलाओं में लगभग 1 से 1.25 लीटर खून कम होता है। वयस्क पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में 1 से 1.25 लीटर खून कम होता है। ब्लड बेसिकली 2 प्रकार के रुधिराणुओं से बनता है, यानी रुधिर के जो अणु है 2 मेजर प्रकार है। एक तो प्लाज्मा है जो बहुत बड़ा हिस्सा बनाती है आपके आपके शरीर में, और एक है आपका रुधिराणु। प्लाज्मा और रुधिराणु। अब प्लाज्मा जो है वो क्या है, उसमें पानी की बहुत बड़ी संरचना होती है, अधिकतर पानी होता है, और 90% के आसपास मान के चलिए, 80-90%। और रुधिराणु में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। ब्लड में 60% प्लाज्मा होती है और 40% बाकी के तत्व होते हैं। 60-40 का रेशियो है ब्लड में, 60-40 का रेशियो है। और प्लाज्मा का अगर रेशियो देखा जाए तो 90% उसमें पानी होता है प्लाज्मा में, और 7% प्रोटीन होता है। प्लाज्मा के परसेंटेज को देखिए, 90% पानी, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण, 0.9%, और 0.1% ग्लूकोज। 0.1% ग्लूकोज। ओके। अब जो भी प्लाज्मा का कार्य, प्लाज्मा बेसिकली आपके शरीर में जो तापमान का नियमन है, टेम्परेचर नियमन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो भी आपके शरीर में बॉडी टेम्परेचर है उसको, साथ में हार्मोन्स जो बहता है आपके शरीर में, प्लाज्मा का बहुत बड़ा रोल उस हार्मोन्स को सक्सेसफुली पहुंचाने तक में होता है, यानी टारगेटेड ऑर्गन्स तक पहुंचाने में भी प्लाज्मा का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो इस बात का भी ध्यान रखना। अच्छा, आप एक और चीज है, सीरम किसे कहते हैं? हेडिंग डालिए सीरम। सीरम, ये प्रश्न आया हुआ है और आने की संभावनाएं भी हैं इसमें। जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन, देखिए जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाला जाता है, ये फाइब्रिनोजेन वही प्रोटीन होता है जो रक्त के थक्के को जमाने में बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो जब फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है प्लाज्मा से, तो बाकी जो चीज बचती है उसको सीरम कहते हैं, ठीक है। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए आरबीसी। आरबीसी का सबसे पहला गुण यही है कि इसमें केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन ऊंट और लामा दो ऐसे जीव हैं जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। ऊंट के खून में न्यूक्लियस होता है, आरबीसी में उसके न्यूक्लियस होती है। और लामा एक जीव होता है, उसके भी
क्या कहते हैं खून में, यानी आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। आरबीसी का निर्माण बेसिकली बोन मैरो में होता है, बोन मैरो में होता है। जब भ्रूण अवस्था होता है, बच्चे जब पेट में होते हैं, भ्रूण अवस्था जब होती है, तो यही इसी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, यानी कि लिवर में और स्प्लीन में होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भ्रूण की अवस्था में आरबीसी का निर्माण, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत और प्लीहा में, स्प्लीन में होता है। 20 से लेके 120 दिन का कुल जीवन काल होता है आरबीसी का। 20 डेज से लेके 120 डेज तक इसका जीवन काल होता है। और आरबीसी की मृत्यु लिवर और स्प्लीन में ही होती है, लिहाजा इसको कब्रगाह कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह कौन है? लिवर है और स्प्लीन है। स्प्लीन को कोशिकाओं का भी कब्रगाह कहा जाता है। जितनी कोशिकाएं मरती हैं वो फाइनली जाके स्प्लीन में ही रुकती हैं, फिर वहां से बाहर भेजी जाती है। तो स्प्लीन को याद रखिए। स्प्लीन को हिंदी में प्लीहा कहा जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। हीम का मतलब कलर और ग्लोबिन एक प्रोटीन है। हीम का मतलब होता है कलर और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। ये हीमोग्लोबिन ही है जिसके कारण खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन ही है जिसके कारण खून का रंग लाल होता है। ग्लोबिन आयरन ओरिएंटेड प्रोटीन होता है। ग्लोबिन आयरन ओरिएंटेड प्रोटीन होता है। और ये एकमात्र ऐसा प्रोटीन है ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। ग्लोबिन ऐसा प्रोटीन है, अकेला ऐसा प्रोटीन है जो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन में जो आयरन पाया जाता है उसका नाम क्या है? उसका नाम हिमैटिन है। हीमोग्लोबिन में जो आयरन पाया जाता है उस विशिष्ट आयरन का नाम हिमैटिन है। आरबीसी से इससे ज्यादा कोई प्रश्न नहीं आ सकता है, इतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, बहुत ज्यादा बना दो। इसका कार्य क्या होता है आरबीसी का? ऑक्सीजन लेके जाना और CO2 को वापस लाना। जब हम सो रहे होते हैं उस समय आरबीसी सामान्य से 5% तक कम हो जाता है। यानी जो लोग ज्यादा सोते हैं, जिनको बहुत शौक है सोने का, उनको सोते सोते कुछ लोग थक जाते हैं ना, आपने देखा होगा। जो लोग सोते हैं, सो के उठते हैं, वापस उनको थकान लगी रहती है, सोचते हैं फिर सो लिया जाए क्यों ना। इसका कारण यही है। और सो के तुरंत उठने के बाद इसीलिए एक्टिविटी नहीं बनती है। 5% तक आरबीसी की मात्रा घट जाती है जब आप सो रहे होते हैं तो। और जो लोग ऊंचाई पे होते हैं, लगभग 4200 मीटर से या 4500 मीटर की पर्वतीय ऊंचाई पे होते हैं, उनकी आरबीसी की संख्या सामान्य से ज्यादा हो जाती है। जैसे कश्मीरी लोगों को आपने देखा होगा, पहाड़ी जो लोग होते हैं उनकी आरबीसी सामान्य से ज्यादा होती है। ठीक है, अब आप हेडिंग डाल लीजिए WBC। अच्छा, आरबीसी की संख्या काउंट किससे की जाती है? तो इसको लिख लीजिए आप। हीमोसाइटोमीटर जो होता है उससे आरबीसी की संख्या काउंट की जाती है। हीमोसाइटोमीटर,
अब लिखिए WBC। WBC आकार में अमीबा के जैसा होता है। WBC आकार में अमीबा के जैसा होता है। इसमें केंद्रक होता है। WBC में केंद्रक होता है। ये बोन मैरो में, इसका निर्माण बोन मैरो में, लिम्फ नोड्स में, लिवर में और स्प्लीन में होता है। और स्प्लीन में होता है। लिवर, लिम्फ नोड, स्प्लीन और बोन मैरो, यहाँ पे इसका निर्माण होता है। 2 से 4 दिन इसका टोटल जीवन काल होता है। WBC सेना की तरह शरीर में कार्य करता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के तौर पे कार्य करता है WBC। WBC का लगभग 70% हिस्सा, लिखिए WBC का लगभग 70% हिस्सा न्यूट्रोफिल्स नामक कोशिकाओं से बना होता है। न्यूट्रोफिल्स नामक कोशिकाओं से बना होता है। ये कणिकाएं रोगाणुओं का भक्षण करती हैं। रोगाणुओं का, जितने भी रोग वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका भक्षण करती है। 600 पे 1 WBC होती है, यानी 600 RBC पे 1 WBC होती है। इसका रेशियो होता है 600:1। अब बात आती है प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता है। मैंने ध्यान नहीं दिया, ये मीटिंग 40 मिनट्स का ऑटोमेटिक सेट हो रखा है जूम मीटिंग पे। इसको कल चेंज करूंगा, मैं काफी दिनों बाद जूम लॉगिन किया था। ठीक है, इसका क्या प्लेटलेट्स का क्या मैंने बताया आपको कि ये जो है इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है ना। और प्लेटलेट्स जो है वो रक्त के थक्का जमाने में बहुत कार्यकारी सिद्ध होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त का जो थक्का जमता है वो प्लेटलेट्स के कारण। बोन मैरो में इसका भी निर्माण होता है। बोन मैरो में इसका भी निर्माण होता है। जीवन काल इसका 3 से 5 दिन का है। अब आपके उसमें डाइट में भी एक यूनिट है, डाइट भी। तो डाइट का एक प्रश्न मैं यहीं पे ऐड कर दे रहा हूँ। पपीता, पपीते का पत्ता और गन्ने का जूस और मूली, मूली का पत्ता, ये सब खाने से प्लेटलेट्स की अभिवृद्धि होती है। सर जीवन काल कितना बोले? 3 से 5 दिन। 3 से 5। और प्लेटलेट्स डेंगू जैसे होता है ना, तो डेंगू के दौरान प्लेटलेट्स बहुत तेजी से घट जाती है। ठीक है, ब्लड के यही 3 मेजर पार्ट है। अब आगे लिखिए ब्लड का कार्य क्या क्या है। प्लेटलेट्स किस से बढ़ता है सर? गन्ने का जूस, पपीता और गन्ने के जूस, पपीता, पपीते का पत्ता, मूली, मूली का पत्ता, इन सब से प्लेटलेट्स बहुत तेजी से बढ़ती है, बहुत तेजी से। और यही खिलाया जाता है। जब भी प्लेटलेट्स घटे तो सिर्फ इन्हीं 5 चीजों को अगर 4 दिन खिला दिया जाए तो मरता हुआ व्यक्ति भी जिंदा हो सकता है। सर वो जो गोट मिल्क बोलते हैं वो भी तो शायद इसके लिए गोट होता है मिल्क, क्या? हाँ, बकरी का दूध भी बहुत लाभकारी होता है। बकरी का दूध भी प्लेटलेट्स के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है।
आगे लिखिए ब्लड का कार्य। ब्लड का सबसे पहला कार्य है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, शरीर में तमाम तत्वों तमाम चीजों को लेके जाना आना, ये इसका कार्य होता है। क्या कह रहे हैं राकेश जी? अनम्यूट करो पहले, अनम्यूट करो भाई, अनम्यूट अनम्यूट। राकेश जी अनम्यूट करो, अनम्यूट नहीं हो आप। सॉरी सर, सॉरी। बकरी के दूध में ऐसा क्या आता है कि उसमें उससे ना प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं गाय के और भैंस के दूध के कंपैरिजन? डेयरी वाले बताएंगे, ये मुझे नहीं पता यार कि आखिर बकरी के दूध में ऐसा क्या होता है। हाँ, ये वेटरनरी साइंस वाले बता सकते हैं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं कि आखिर ऐसा क्या होता है। गाय का भी सर शुरू का दूध होता है ना, गाय का बच्चा होने के बाद पहले 2-3 दिन का उसे खरवस बोलते हैं, उसमें भी होता है। हम लोग वही यूज करते हैं गाय के दूध का। होगा वो कोई ऐसा तत्व, वो तो मैं नहीं जानता, वो वेटरनरी वाले जानते होंगे। चले बहरहाल आगे लिखिए। शरीर के घावों को भरने में भी रक्त का बहुत बड़ा योगदान है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के नियमन में रक्त का योगदान है। दो अंगों में संपर्क बना रहे, उसमें भी ब्लड का बड़ा योगदान है। ठीक है, अब आगे लिखिए ब्लड क्लॉटिंग, हेडिंग डाल लीजिए ब्लड क्लॉटिंग। कैसे बनता है वो मैं बता देता हूं आपको, आप उसमें ना प्लस प्लस करके लिखते जाइएगा कि ये मिलते हैं तो फला बनता है। तो सबसे पहला थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक तत्व जो है वो प्रोथ्रोम्बिन से मिलता है। लिखिए थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम, ये तीनों प्रोटीन जो है, दोनों प्रोटीन और कैल्शियम, ये तीनों जब मिलता है तो एक नया तत्व बनता है जिसको बोलते हैं थ्रोम्बिन। इक्वल टू लिख लीजिएगा थ्रोम्बिन। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम इज इक्वल टू प्रोथ्रोम्बिन, सॉरी थ्रोम्बिन। अब लिखिए थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, ये दोनों अगली लाइन में, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन ये दोनों मिलता है तो क्या बनता है? फाइब्रिन, नया तत्व बन के आता है, नया नया एलिमेंट जो बना, फाइब्रिन। और फाइब्रिन जो प्रोटीन है, ये जब ब्लड के साथ मिक्सअप होता है, यानी ब्लड के जो अलग अलग बिंबाणु हैं, अलग अलग जो उसके अणु हैं उसके साथ मिलता है तो ब्लड जम जाता है। तो ब्लड के जमने की एक टोटल प्रोसेस है। जमने में टोटल 5 महत्वपूर्ण तत्व आपके सामने मैंने उनका नाम लिखवा दिया। तो प्रश्न बनेगा तो क्या बनेगा कि निम्न में से कौन सा प्रोटीन रक्त के थक्का बनने में सहायक है या नहीं है, तो आप इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा रक्त के थक्का जमने में सबसे महत्वपूर्ण विटामिन जो है वो है विटामिन के। ये भी लिख लीजिए, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन के इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर थक्का क्लॉट करने के लिए। थक्का बनने में 2 से 5 मिनट का समय लगता है। जिसके शरीर में कम विटामिन प्लेटलेट, के, विटामिन के जिसके शरीर में कम प्लेटलेट्स होती है वो उसका थक्का नहीं बनता है जल्दी। ठीक है, आगे लिखिए ब्लड ग्रुप। 10 मिनट में ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, इसलिए हमें 2-3 मिनट और चलाना पड़ेगा बस। ब्लड ग्रुप लिखिए। ब्लड ग्रुप जो है वो कार्ल लैंड स्टीनर ने सन 1900 में खोजा था। कार्ल लैंड स्टीनर ने सन 1900 में खोजा था, 1900। अगली लाइन है कि ब्लड जो है डिफर क्यों होते हैं, सबके ब्लड ग्रुप्स अलग अलग क्यों होते हैं? इसके पीछे का कारण है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन, इसको सामान्यतः एंटीजन भी कहा जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन में डिफरेंस होने के कारण से सबका अलग अलग प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है। ये ग्लाइकोप्रोटीन ही है जिसे एंटीजन कहते हैं। एंटीजन 2 प्रकार का होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। क्या, तो 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप हो गया, ए बी, ए बी और ओ।
ए बी और ओ। ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है, ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है, और ओ को सर्वदाता, यानी वो सबको दे सकता है और ए बी सबसे ले सकता है। अब आगे लिखिए, 1940 में, सन 1940 में लैंड स्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिक ने, लैंड स्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिक ने RH फैक्टर का पता लगाया। RH फैक्टर का पता लगाया। RH फैक्टर ब्लड, रक्त आदान करते समय, यानी ब्लड जो चढ़ाया जाता है एक दूसरे को, उस समय चेक किया जाना अनिवार्य है। पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार का होता है, और रेहसस नामक बंदर से RH फैक्टर लिया गया। रेहसस नामक बंदर से RH फैक्टर लिया गया। ठीक है, बस ब्लड में इससे ज्यादा प्रश्न और कुछ नहीं बन सकता, और ना आज तक कोई इससे ज्यादा प्रश्न आया है। ठीक है, तो प्रथम पार्ट हम लोगों ने ब्लड का यहीं पे समाप्त कर लिया। ठीक, 40 मिनट की क्लास, क्योंकि आज का मेरा जूम जो है वो बहुत ज्यादा अलाउ नहीं कर रहा है मुझे पढ़ाने को, तो इसलिए मुझे आप लोगों से आज जल्दी ही विदा लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जूम खत्म हो जाएगा। कल हम लोग बैठेंगे, वापस से डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है सर, वीडियो डालो सर हाँ, वीडियो अब डालूंगा ना, आज से यूट्यूब पे। हाँ, आज से वीडियो बनाना शुरू करूंगा, तो अब डेली ये वीडियो एक अपलोड करता रहूंगा। मैं बताया ना, बहुत सारी यात्राएं थी मेरी, वियतनाम, दुबई, बम्बई, लोनावाला, जयपुर, पुणे, पटियाला, लखनऊ, हरिद्वार, देहरादून, काशी, इलाहाबाद, विंध्याचल, मिर्जापुर, 30,000 किलोमीटर। तो अब पूरा अप्रैल, अब पूरे मई सर में सभी जगह मैं कर लूँ। हाँ सर आप चार बाग भी गए थे? आलम बाग में मेरा मकान है सर, मेरा घर है आलम बाग में। मैं आप आपका, चार बाग तक तो गए थे सर? मैं तो पूरा लखनऊ ही गया था। मुझे सर मालूम। सभी देखा था जगह मैंने। आपकी वर्कशॉप थी क्या? हाँ, सब अलग अलग कार्य है। दुबई में मेरा सेंटर है, वहां जाना था। वियतनाम में काम करता हूँ, वहां पे था। लोनावाला में कैवल्य धाम में मिलना था, वहां पे कार्य था। तो सब अलग अलग कार्य। RH फैक्टर रेसिस नामक बंदर, ये समझ में नहीं आया, मतलब लिया गया, नाम लिया गया है या? हाँ, रेसस एक बंदर था ना, उसके अंदर सबसे पहले चेक किया था लैंड स्टीनर ने और विनर ने। तो देखा ये रेसस जो बंदर, उसके अंदर एक कुछ उसके खून में मिल गया, तो बोला इसी का नाम रख दो। RH नाम जो पड़ा, RH ही नाम क्यों पड़ा, तो वो रेसस के कारण से। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाएगा कि RH फैक्टर किस जंतु के कारण से नाम पड़ा, या क्या पड़ा, या किस क्या था। तो चलिए, बस आज की कक्षा यही समाप्त है। ठीक है, अब कल मिलते हैं। थैंक यू सर प्लीज डालो तुरंत सर। जी 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 जी। मैंने लिखा नहीं, नोट्स बनाए नहीं, तो अभी बताऊंगी। नहीं, मैं अभी अभी अपलोड कर देता हूँ, तुरंत अपलोड कर देता हूँ। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।